स्टूडेंट्स, ये 3 सेंटेंस आपके सामने दिए गए हैं। जैसे पहला सेंटेंस है आई कैन सोल्व दिस क्वेश्चन, सेकंड सेंटेंस है वी शुड स्पीक ट्रुथ, थर्ड सेंटेंस है गांधी जी यूज्ड टू स्पिन यार्न। क्या चीज़ समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको ये 3 सेंटेंसेस दिखा के। देखिए पहला सेंटेंस दोबारा से हम रीड करते हैं, आई कैन सोल्व दिस क्वेश्चन। इसमें मेन वर्ब क्या है, क्रिया क्या हो रही है, सोल्व करने की। किस चीज़ को सोल्व करने की, क्वेश्चन को। और ये क्या कर सकता है, इस सोल्व को और ज़्यादा डिफाइन कौन कर रहा है, सोल्व हल करना, इस सोल्व को ज़्यादा डिफाइन कर रहा है कैन। आई कैन सोल्व मैं कर सकता हूँ हल। वी शुड स्पीक ट्रुथ, वी शुड स्पीक ट्रुथ, हमें सच बोलना चाहिए। तो क्रिया क्या है, मेन वर्ब क्या है, स्पीक। मेन वर्ब क्या है, स्पीक। और इस स्पीक को और ज़्यादा एक्सप्लेन, इसका मूड कौन बता रहा है, हमें स्पीक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, शुड। वी शुड स्पीक, हमें बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, ट्रुथ, सच्चाई बोलनी चाहिए। गांधी जी यूज्ड टू स्पिन यार्न, गांधी जी क्या करते थे, स्पिन करते थे। मेन वर्ब क्या है, स्पिन। स्पिन का मतलब क्या होता है, काटना। यार्न सूत काटते थे, तो काता करते थे। स्पिन को और ज़्यादा एक्सप्लेन कौन कर रहा है, यूज्ड टू। यूज्ड टू होता है पास्ट की हैबिट बताने के लिए। तो यहाँ सोल्व को डिफाइन कर रहा है कैन, यहाँ स्पीक को डिफाइन कर रहा है शुड, यहाँ स्पिन को डिफाइन कर रहा है यूज्ड टू। मतलब सोल्व का मूड बता रहा है कैन, सोल्व कर सकता हूँ या नहीं कर सकता कैन, स्पीक करना चाहिए नहीं करना चाहिए शुड, स्पिन किया करते थे यूज्ड टू। मतलब मेन वर्ब का ये मूड बता रहे हैं। ये जो भी मैंने आपको टिक करके बताए हैं, ये कैन हुआ, ये शुड हुआ, ये यूज्ड टू हुआ, ये आपका मेन वर्ब का मूड बता रहे हैं। मेन वर्ब कौन सी हुई, सोल्व हुई, स्पीक हुई, स्पिन हुआ। तो ये मेन वर्ब का मूड बता रहे हैं, कौन से, कैन, शुड, यूज्ड टू। तो ये क्या है, ये हैं हमारे मॉडल्स। ये क्या हैं हमारे मॉडल्स। तो मॉडल्स क्या होते हैं, जो वर्ब का मूड बताए वो मॉडल्स होते हैं। मॉडल्स क्या होते हैं, जो वर्ब का मूड बताए। तो आज का हमारा टॉपिक है बेटा, अब बच्चों आज का हमारा टॉपिक है मॉडल्स। मॉडल्स जो वर्ब का मूड बताए, तो इनको हम आज डिटेल से समझेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी कोई क्यूरी, कोई क्वेश्चन, कोई उलझन, कोई कन्फ्यूज़न बाकी नहीं रह जाएगा। तो हम देखते हैं आज का टॉपिक मॉडल्स। तो पहले ये समझते हैं मॉडल्स होते कौन कौन से हैं। तो मेन मॉडल्स 9th 10th 11th 12th में मेन मॉडल्स क्या क्या आते हैं, वुड आता है, कैन या कुड आता है, शुड आता है, ओट टू, मस्ट, मे या माइट, यूज्ड टू, नीड, डेयर और विल, शेल। तो अब हम इनके बारे में और ज़्यादा, मॉडल्स के बारे में और ज़्यादा जानते हैं। किसी को जानोगे नहीं तो उसको पहचानोगे कैसे, तो जानो। तो मॉडल्स क्या होता है, देखो इसके बारे में बहुत परेशानी आती है बच्चों को। राइटिंग और स्पीकिंग में अगर आपको एक्सपर्ट होना है तो मॉडल की बहुत जानकारी आपको होनी चाहिए। मॉडल्स बेसिकली होता क्या है, मॉडल्स होता है बेटा ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, ये वर्ब के मूड, ये मैंने आपको पहले ऊपर समझा दिया। तो ये मूड को बताते हैं, तो मूड को बताते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, मॉडल्स कहा जाता है। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इनकी विशेषताएं क्या हैं। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इनका, पहली विशेषता क्या है कि इनका प्रयोग एक हेल्पिंग वर्ब की तरह मुख्य क्रिया मेन वर्ब के साथ होता है। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ऊपर भी मैंने आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब की तरह मेन वर्ब के साथ होता है, उसको और ज़्यादा मेन वर्ब को डिफाइन करने के साथ होता है। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है ये इसकी। सेकंड क्या हो गया कि मॉडल्स पर, ये ध्यान देने वाली बात है कि मॉडल्स पर कर्ता के नंबर, सिंगुलर या प्लूरल होने या कर्ता के पर्सन, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
मतलब चाहे वो सिंगुलर में हो, चाहे प्लूरल में हो, चाहे नंबर्स उसके कितने ही दिए हुए हों, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, चाहे सेकंड पर्सन हो, मतलब सब्जेक्ट का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसको हम और ज़्यादा एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे यहाँ मॉडल क्या है, यहाँ मॉडल है कैन, 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 कैन। अब आई कैन, दे कैन, ही कैन, यू कैन, मतलब यहाँ तो आई आ गया, यहाँ प्लूरल आ गया, सब्जेक्ट आपका दे, यहाँ फिर सिंगुलर आ गया, यहाँ थर्ड पर्सन आ गया, यहाँ फर्स्ट पर्सन आ गया, यहाँ भी थर्ड पर्सन, ये भी थर्ड पर्सन है और ये भी थर्ड पर्सन है। सिंगुलर हो सब्जेक्ट आपका, चाहे कोई पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, पर मॉडल्स पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मॉडल्स आपके एज इट इज़ रहेंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो जैसे ऊपर बताया है कि मॉडल्स पर कर्ता, कर्ता क्या होता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के नंबर, चाहे वो सिंगुलर हो, चाहे वो प्लूरल हो, या चाहे उसका कोई भी पर्सन हो, पर्सन मतलब फर्स्ट पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन आई वी ये होते हैं फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन क्या होते हैं, यू, यूअर्स। थर्ड पर्सन क्या होता है, ही, शी, इट, दे, देम। तो ये इसका भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये इसकी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स थी। थर्ड पर्सन, मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होगी। मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब जो मेन वर्ब होगी वो हमेशा किस में रहेगी, फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगी। ये बात आपको ध्यान रखना है। और फोर्थ क्या है, ओट और यूज्ड के बाद टू का प्रयोग मॉडल्स में जरूर होगा। ओट और यूज्ड के बाद टू का प्रयोग जरूर होगा। परंतु कुछ मॉडल्स ऐसे होते हैं हमारे, जैसे नीड है, डेयर है और यूज्ड है, इनका मेन वर्ब की तरह भी प्रयोग हो सकता है। इसको आगे हम एग्जाम्पल्स में समझेंगे, इसीलिए इनको नीड को, डेयर को या यूज्ड को सेमी मॉडल्स भी कह सकते हैं या मार्जिनल मॉडल्स भी कह सकते हैं। तो ये हम आगे समझेंगे। तो ये हमने बता ही दिया कि किसी भी सेंटेंस में आगे उस सेंटेंस का वर्ब का मूड बताते हैं, उस सेंटेंस या वर्ब का मूड बताते हैं। मेन इसमें क्या होता है, मेन जो अपनी वर्ब होती है उसका मूड बताते हैं, पूरे सेंटेंस का भी मूड बताते हैं मॉडल्स। तो अब मॉडल्स ये कहाँ कहाँ आएंगे आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये समझना आपको ज़रूरी है। तो पहला और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आंख बंद करके करने वाला काम है कि लीस्ट के साथ हमेशा क्या आएगा, शुड आएगा। LEST कहीं भी आपको सेंटेंस में दिख जाए, LEST, लीस्ट, लीस्ट के साथ अगर मॉडल्स भरना है आपने फिलिंग द ब्लैंक, तो आपको आंख बंद करके क्या आ जाएगा, शुड। जैसे वॉक फास्ट, लीस्ट, लीस्ट आ गया तो यहाँ खालिस्तान मिलेगा आपको, तो यहाँ क्या लगा देना है, शुड, बगैर देखे, बगैर दिमाग पर जोर डाले। जैसे एक और एग्जांपल है, वर्क हार्ड लीस्ट यू शुड फेल, यहाँ भी लीस्ट आ गया तो यहाँ क्या आ जाएगा, शुड आ जाएगा। तो पहला और इम्पोर्टेंट शुड का प्रयोग क्या है कि अगर लिस्ट आ जाए किसी वाक्य में तो आपको आंख बंद करके क्या लगा देना है, शुड लगा देना है। तो ये पहला, ये दिमाग में रखना है आपको। मैं डायरेक्ट आपको टू द पॉइंट बात कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा घुमा नहीं रहा बात को, मैं आपको सीधी सी बात बता रहा हूँ कि भाई अगर आपको आपके वाक्य में लिस्ट दिखे तो आपको क्या लगा देना है, शुड लगा देना है। सेकंड, वुड का प्रयोग। अब ये ज़रा समझिए इसको ज़रा ध्यान से, वुड के कई प्रयोग हो सकते हैं, शुड के भी और प्रयोग आगे आएंगे। ये तो मैंने शुड का एक प्रयोग आपको बता दिया, भाई लिस्ट आए तो शुड लगेगा ही लगेगा और कोई उसके साथ ऑप्शन नहीं हो सकता, लिस्ट माने शुड। वुड का प्रयोग, वुड का प्रयोग देखो, ये मैं आपको टू द पॉइंट बता रहा हूँ कि भाई यहाँ यहाँ ये आए तो आंख बंद करके ये लगा देना। तो क्या कह रहा है इसमें, वुड का प्रयोग में क्या बताया जा रहा है आपको कि दैट या रादर से पहले, अगर आपके वाक्य में दैट आ जाए, रादर आ जाए, उससे पहले खालिस्तान है, दैट या रादर से पहले खालिस्तान है, तो किसका प्रयोग करोगे, वुड का प्रयोग। जैसे मैंने आपको बताया लिस्ट आ जाए तो किसका प्रयोग करोगे, शुड का प्रयोग। ऐसे ही अगर दैट या रादर से पहले खालिस्तान है
तो हमेशा वहाँ क्या आएगा, वुड आएगा। इसी तरह आई विश के साथ भी किसका प्रयोग होगा, वुड का। इसी तरह आई विश, किसी वाक्य में आई विश आ जाता है तो उसके साथ भी वुड का ही प्रयोग होगा। तो ये एक फिर टू द पॉइंट बात आपको बता दी कि दैट या रादर से पहले खालिस्तान है तो वुड का प्रयोग, इसी तरह आई विश के साथ भी वुड का प्रयोग ही होगा। तो वुड यहाँ आएगा, और भी आएंगे, अभी इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल आ गया हमारा, पहला एग्जाम्पल हम देखें, ये आपको खाली मिलेगा, ये आपको क्या मिलेगा, खाली। दैट आई वॉज ए किंग, अब आपको दैट आई वर ए किंग, दैट आई वर ए किंग पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। दैट से पहले क्या आ गया, खालिस्तान आ गया। दैट से पहले क्या आ गया, खालिस्तान, तो वुड लगा दिया। यहाँ भी दैट से पहले क्या आ गया, खालिस्तान, वुड लगा दिया। यहाँ रादर से पहले खालिस्तान आ गया, वुड लगा दिया। यहाँ रादर से पहले खालिस्तान आ गया, वुड लगा दिया। आई विश वाला वाक्य है, वुड लगा दिया। आई विश वाला वाक्य है, वुड लगा दिया। तो ये समझना है आपने, दैट या रादर से पहले खालिस्तान है तो वुड आएगा, आई विश वाला वाक्य है और उसमें खालिस्तान है तो भी क्या आएगा, वुड आएगा। ये बिल्कुल टू द पॉइंट बात है, 100% बिल्कुल ठीक। जैसे ऊपर बताया, लिस्ट है, शुड आएगा, दैट या रादर से पहले खालिस्तान है तो क्या आएगा, वुड आएगा। आई विश से पहले आई विश वाला वाक्य है और उसमें खालिस्तान है, मॉडल बनना है तो क्या आएगा, वुड आएगा। अब देखो और वुड का प्रयोग कहाँ आएगा, और वुड का प्रयोग आएगा भाई आपका पोलाइट रिक्वेस्ट को दिखाने वाले सेंटेंस में भी वुड का प्रयोग आएगा। पोलाइट रिक्वेस्ट क्या होता है आपका, विनम्र निवेदन। पोलाइट रिक्वेस्ट क्या होता है, विनम्र निवेदन। बहुत आप निवेदन करते हैं, और निवेदन भी ऐसा नहीं पियोगे, नहीं, क्या आप चाय पिएंगे सर, बहुत विनम्र निवेदन, पोलाइट रिक्वेस्ट, नरमी से। तो इसको एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जैसे वुड यू प्लीज़ डू मी ए फेवर, वुड यू प्लीज़ डू मी ए फेवर, क्या आप मेरी मदद करोगे, वुड यू प्लीज़ डू मी ए फेवर, क्या आप मेरी मदद करोगे, तो पोलाइट रिक्वेस्ट आ गया। वुड यू टेक टी, तो सेंटेंस की सेंस समझनी है आपने, क्या समझना है, सेंटेंस की सेंस समझनी है। तो पोलाइट रिक्वेस्ट है, यू प्लीज़ डू मी ए फेवर, प्लीज़ पोलाइट रिक्वेस्ट को इंडिकेट कर रहा है तो वुड आ जाएगा। वुड यू टेक टी, आपको आपके घर में कोई आया हुआ है तो आप उससे पूछ रहे हैं कि आप चाय लोगे, बहुत विनम्रता से, तो वुड आ जाएगा। वुड यू प्लीज़ गिव मी यूर कार, आप किसी से उसकी कार मांग रहे हैं तो बहुत हम्बल रिक्वेस्ट आप उससे कर रहे हो, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, वुड। तो भाई पोलाइट रिक्वेस्ट वाले वाक्यों में भी क्या आएगा, वुड आएगा। पोलाइट रिक्वेस्ट वाले वाक्यों में भी क्या आएगा, वुड आएगा। अब ये लाइक से पहले खालिस्तान में वुड लगाकर किसी भी व्यक्ति की चॉइस जानी जा सकती है। अगर कोई चॉइस वाला वाक्य है, आपको लग रहा है कि इसमें तो किसी की चॉइस जानी जा रही है और लाइक है, तो लाइक से पहले अगर खालिस्तान है तो उसमें वुड लगेगा। मतलब दो चीज़ें साथ साथ चलेंगी इसमें। दो चीज़ें क्या हैं, एक तो वो किसी की चॉइस जानने वाला वाक्य है, और क्या है, लाइक दिया हुआ, और लाइक से पहले क्या है, खालिस्तान। देखो दिमाग में फिर दोबारा से समझो, अगर वाक्य चॉइस वाला है और उसमें लाइक वर्ड आया हुआ है और लाइक से पहले क्या है, खालिस्तान। अगर चॉइस वाला वाक्य है और लाइक से पहले खालिस्तान है तो उसमें डेफिनेटली 100% क्या आएगा, वुड आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, आई वुड लाइक टू टेक टी। जैसे चॉइस वाला वाक्य आ गया, चॉइस वाला वाक्य, यहाँ मान लो वुड नहीं दिया हुआ आपका, यहाँ मान लो वुड नहीं दिया हुआ आपको पता नहीं यहाँ क्या भरना, तो आई लाइक से पहले खालिस्तान आ गया, और टेक टी, लाइक मैंने पसंद करना, टेक टी तो मैं चाय लेना चाहूँगा, तो चॉइस है ये। कौन सा वाक्य है, चॉइस वाला वाक्य है, और लाइक से पहले खालिस्तान है तो क्या आ गया, इसमें क्या आ गया, वुड आ गया। तो चॉइस वाला वाक्य और लाइक हो और लाइक से पहले खालिस्तान है तो क्या आएगा, डेफिनेटली वुड आएगा। सेकंड हम एग्जांपल समझते हैं, व्हाट वुड यू लाइक टू टेक सर। अब आप इस वाक्य में भी, उसमें खुद चॉइस बता रखी थी, इसमें आप अब किसी की चॉइस जानना चाह रहे हो, तो चॉइस वाला वाक्य आ गया। तो लाइक से पहले बेशक यू आ गया, पर लाइक से पहले खालिस्तान है, ये ज़रूरी नहीं है कि तुरंत ही पहले हो। लाइक से पहले खालिस्तान है, चॉइस और लाइक से पहले खालिस्तान है तो क्या आ गया, वुड आ गया। व्हाट वुड यू लाइक टू टेक सर, आप क्या लेना
पसंद करोगे श्रीमान जी। तो ये एक वुड का प्रयोग आ गया। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये समझने वाला, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये समझने के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्या कह रहा है ये? इफ वाले वाक्य में जब एक साइड वर्ब की सेकंड फॉर्म या हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो दूसरी साइड वुड का प्रयोग होता है। क्या कह रहा है ये कह रहा है इफ वाला वाक्य, तो वाक्य क्या हो? इफ से स्टार्ट हो। वाक्य क्या हो? इफ से स्टार्ट हो। जब एक साइड तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, एक साइड क्या हो? वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये एग्जांपल में और ज़्यादा क्लियर होगा आपको। इफ वाले वाक्य में एक साइड तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हो या हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, हैड भी हो और वर्ब की थर्ड भी फॉर्म आती है तो दूसरी साइड हमेशा क्या आएगा? वुड ही आएगा। एक साइड वर्ब की सेकंड फॉर्म हो या एक साइड हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, इफ जरूर लगा हो तो दूसरी साइड वुड ही आएगा। जैसे कि ये देखो, ये आपको एक दोबारा ग्राफ बना के भी, ये आपको सेंटेंस में भी कि इफ वाला वाक्य हो, एक साइड क्या हो, ये अभी आपको नहीं बताया। ये इफ वाला वाक्य हो और एक साइड आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म हो या एक साइड आपका हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो दूसरी तरफ हमेशा क्या आएगा? वुड आएगा। क्या आएगा? दूसरी तरफ हमेशा वुड। दोबारा से देखिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इफ वाले वाक्य में जब एक साइड वर्ब की सेकंड फॉर्म हो या हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो दूसरी साइड वुड का प्रयोग हो। मतलब या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हो या हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो। इसका एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं। इफ वाले वाक्य में एक तरफ क्या कहा मैंने, क्या समझाया आपको? जैसे ये सेंटेंस अगर हम देखें तो इफ वाले वाक्य में एक तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो दूसरी तरफ क्या आ गया? वुड आ गया। इफ वाले वाक्य में एक तरफ क्या हो? हैड हो और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो दूसरी तरफ क्या आएगा? वुड आएगा। तो ये बात आपने समझ में आ गई। इफ वाला वाक्य हो और एक तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो दूसरी तरफ क्या आएगा? वुड आएगा। और एक तरफ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तो भी क्या आएगा? दूसरी तरफ वुड आएगा। तो ये बात आपने समझ में आ गई। और इसके अलावा और क्या भी है? यदि एक साइड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, दूसरी ओर विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो वुड का तो ये प्रयोग हो गया। ये वुड का प्रयोग हमने क्या बताया कि इफ वाला वाक्य एक साइड वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो दूसरी तरफ इसको दोबारा ध्यान से समझिए कि वाक्य इफ वाला हो तो एक साइड वर्ब की सेकंड फॉर्म हो। ये सिर्फ इफ कब आएगा? जब वर्ब की सेकंड फॉर्म हो एक साइड, या हैड हो और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो दूसरी तरफ क्या आएगा? वुड आएगा। तो ये वुड का प्रयोग है। परंतु वुड के साथ साथ विल शैल का भी इसके साथ एक छोटा सा प्रयोग है। क्या है विल शैल का प्रयोग? कि एक तरफ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो दूसरी तरफ हमेशा विल शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो ये तीनों चीज़ें हम ग्राफ से समझते हैं। ये तीन ही बातें हैं। क्या बताया मैंने कि इफ वाला वाक्य हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो विल शैल आ जाएगा दूसरी तरफ। इफ वाला वाक्य हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो वुड आ जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप ध्यान से समझना है। ये स्क्रीनशॉट लेके रखने वाली चीज़ है कि इफ वाला वाक्य हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो एक तरफ तो दूसरी तरफ विल शैल लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। मॉडल हमारा विल शैल लगेगा। अगर इफ वाला वाक्य हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो दूसरी तरफ क्या लगेगी? वुड लगेगा। ये हमारी मॉडल लग गया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इफ वाला वाक्य हो, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो दूसरी तरफ क्या होगा? वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हमारा मॉडल आ गया। वुड हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो इफ भी हो और चाहे इफ ना हो, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो भी वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इन दोनों में क्या है कि अगर इफ हो तो भी ठीक है, इफ नहीं है तो भी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इधर है तो उधर दूसरी तरफ वुड ही लगेगा। ये चीज़ें तो आपको दी हुई मिलेंगी। ये चीज़ें तो आपको आपके फिलिंग द ब्लैंक में हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये दी मिलेगी।
आपको सिर्फ ये देखना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई तो विल शैल लगा दो, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई तो वुड। एक तरफ वाक्य में इफ़ वाला वाक्य हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो वुड लगा दो, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो वुड लगा दो। ये एग्जाम्पल भी दे रखे हैं कि इफ़ यू वर्क हार्ड। अब ये इफ़ यू वर्क हार्ड, इसमें क्या क्या आया, इसमें इफ़ यू वर्क हार्ड में इसको देखो, अब जो ऊपर हमने सीखा उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इफ़ यू वर्क हार्ड, इफ़ वाला वाक्य आ गया, क्या आ गया, इफ़ वाला वाक्य आ गया, वर्क आ गया, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई तो विल आ गया। इफ़ वाला वाक्य आ गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई तो क्या आ गया, वुड आ गया। और ये क्या हो गया, हैड आ गया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई तो क्या आ गया, वुड आ गया। तो ये आपको ऐसे दिमाग में रखना है, एक तरफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो विल, एक तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म तो वुड, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो भी वुड। इसको ध्यान से समझना है आपको। अब कैन कुड का प्रयोग, ये बड़ा इजी है। कैन कुड का प्रयोग, कैन का मतलब वैसे होता क्या है, सकना। कैन कुड के बहुत सारे प्रयोग हो सकते हैं, परंतु आज हम सिर्फ उस पर डिस्कस करेंगे जो हार्ड एंड फास्ट है, जो तुरंत आप अप्लाई कर सकते हो देखते ही, जो तुरंत ही आप देखते ही अप्लाई कर सकते हो, तो उसका प्रयोग हम करेंगे, उसका प्रयोग हम करेंगे। जो तुरंत ही आप देखते ही आप उसका यूज़ कर सकते हैं। आज हम सिर्फ उन्हीं की बात करेंगे। कैन कुड में वैसे तो बहुत ज़्यादा इसके प्रयोग हो सकते हैं मॉडल्स में, पर हम सभी का प्रयोग नहीं करेंगे, बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी, आपको समझ में भी नहीं आएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो कैन और कुड का प्रयोग क्या होता है, मेनली कैन कुड का प्रयोग किस में होता है, एबिलिटी या कैपेसिटी, एबिलिटी या कैपेसिटी। आपके अंदर क्या एबिलिटी, एबिलिटी का मतलब क्या होता है, योग्यता। कैपेसिटी, कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, क्षमता। एबिलिटी आपकी किससे जुड़ी हुई है, माइंड से, दिमाग से। आपके अंदर क्या क्या योग्यता है, ये मानसिक तौर पर योग्यता किससे रिलेट करती है, मानसिक तौर पर। कैपेसिटी, कैपेसिटी क्या होती है, क्षमता। क्षमता क्या है आपकी, फिजिकल पावर से, फिजिकल कैपेसिटी होती है, आपके अंदर ताकत है, इतना काम आप कर सकते हो। तो कैन और कुड का मेन प्रयोग आप समझने के लिए दिमाग में रखिए भाई, अगर वाक्य में एबिलिटी या कैपेसिटी की बात हो, एबिलिटी मतलब योग्यता, कैपेसिटी मतलब क्षमता, इनकी बात हो तो कैन या कुड का प्रयोग होगा एबिलिटी और कैपेसिटी को दिखाने के लिए। जैसे क्या है, यहाँ हम करें, जैसे ये करें हम, ये एग्जाम्पल देखें, क्या एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स कैपेसिटी, मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूँ, मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूँ, तो कैपेसिटी की बात आ गई। ये आपको ब्लैंक मिलेगा तो आप क्या आंख बंद करके क्या लगा दोगे, कैन। आई कैन सोल्व दिस क्वेश्चन, मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकता हूँ, ये क्या होगी, आपकी मानसिक योग्यता होगी। तो ये एबिलिटी वाला आपको दिमाग में तुरंत ये हो जाना चाहिए, क्लिक कर जाना चाहिए। अच्छा, इसमें तो किसकी बात हो रही है, आई डैश लिफ्ट दिस बॉक्स, कि मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूँ, शारीरिक क्षमता की बात हो रही है, तो कैन लगा दो। इसमें क्या है, आई डैश सोल्व दिस क्वेश्चन, कि मैं इस क्वेश्चन को हल कर सकता हूँ, सोल्व दिस क्वेश्चन, तो ये क्या है, आपकी एबिलिटी की, योग्यता की बात हो रही है, कैन लगा दो उठा के। आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, ये आपका ब्लैंक मिलेगा। आई कैन स्विम, ये कैन बाद में लगाना। आई डैश स्विम अक्रॉस द रिवर, मैं इस नदी के पार तैर सकता हूँ, तो ये क्या आपकी क्या होगी, फिजिकल कैपेसिटी होगी, तो क्या आ गया, कैन। अब कन्फ्यूजन ये होगा आप लोगों को कि कहाँ कैन आएगा, कहाँ कुड आएगा। तो भाई सीधी सी बात है, प्रेजेंट की एबिलिटी या कैपेसिटी का जिक्र हो तो कैन आएगा, पास्ट की एबिलिटी या कैपेसिटी का जिक्र हो तो कुड आएगा, सिंपल सी बात है। क्या कैन का पास्ट कुड होता है, यदि, ये इसको समझो पहले, क्या कैन और कुड का प्रयोग कहाँ आएगा, यदि प्रेजेंट की कैपेसिटी या एबिलिटी की बात हो तो कैन, और पास्ट की कैपेसिटी या एबिलिटी की बात हो तो कुड। जैसे एक और ये बात, हम इसको एक पॉइंट और है, इसको भी हम समझेंगे कि कैन का पास्ट क्या होता है, कुड, ये ठीक है। यदि दैट से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो बाद में कुड का प्रयोग होगा, ना कि कैन का। अब ये एक थोड़ा सा इसमें क्या है, एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब क्या है, जो मैंने आपको ऊपर बताया, अभी मैं जो आपको बोल रहा था, मेरे वर्ड्स को ध्यान से समझना है कि भाई प्रेजेंट की
एबिलिटी या कैपेसिटी हो तो कैन का प्रयोग है, पास्ट की एबिलिटी या कैपेसिटी हो तो कुड का प्रयोग है। तो वो वैसे वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई तो ये पास्ट की ही बात होगी, तो कुड का प्रयोग होगा ना कि कैन का। ये बात वही रिलेट करती है, इसमें कोई अलग बात नहीं कही हुई है। तो जैसे हम इसको एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं। ही सेड दैट ही कुड हेल्प मी, तो सेड आ गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई तो पास्ट की बात आ गई। उसने कहा कि वो मेरी मदद करेगा, इसका मतलब वो मानसिक तौर पर तैयार है मेरी मदद करने के लिए, तो कुड आएगा। ही टोल्ड मी, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ही टोल्ड मी सेकंड फॉर्म है दैट दे कुड मीट द पीएम ऑफ इंडिया ईजिली, उसने मुझे बताया कि वो मिल सकता है पीएम ऑफ इंडिया से बड़े आसानी से, तो कुड आ गया। ये भी उसकी मानसिक योग्यता की बात हो रही है, तो कैन और कुड का प्रयोग मानसिक योग्यता में होएगा। जो मैंने आपको बताया कि कैन और कुड का प्रयोग अगर आपकी प्रेजेंट की एबिलिटी या कैपेसिटी है तो कैन का प्रयोग, पास्ट की एबिलिटी या कैपेसिटी है तो कुड का प्रयोग, पास्ट की क्षमता योग्यता दिखानी है तो कुड का प्रयोग होता है। जैसे व्हेन आई वाज यंग, आपको क्लियर इसमें इंडिकेशन मिलेगा, संकेत मिलेगा कि ये पास्ट की घटना का जिक्र चल रहा है। व्हेन आई वाज यंग, व्हेन आई वाज यंग, ऊपर देखो एक ये बात आई थी, मैं आपको फिर से एक बार बताना चाह रहा हूँ। जैसे ये बात हुई दैट से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, तो ये हार्ड एंड फास्ट एक बिल्कुल टू द पॉइंट बात है कि दैट से पहले अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो बाद में कुड का प्रयोग होगा, ना कि कैन का। तो दैट हो और वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, तो दैट है, यहाँ क्या है, दैट है और दैट से पहले क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। दैट है, दैट से पहले क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो हमेशा किसका प्रयोग होगा, कुड का। तो दैट है, दैट से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, ऊपर हमने किया था दैट या रादर से पहले अगर खालिस्तान है तो किसका प्रयोग करेंगे, वुड का। तो यहां भी दैट से पहले खालिस्तान है, पर यहां हमने किसका प्रयोग कर लिया, कुड का। तो ये क्यों है, क्योंकि दैट से पहले क्या है, वहां तो दैट से पहले खालिस्तान में हमारे को मॉडल भरना था, पर यहां दैट से पहले खालिस्तान नहीं है, यहाँ दैट से पहले खालिस्तान में क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। दैट से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो दूसरी तरफ हमेशा क्या आएगा, कुड आएगा। तो ये बात अच्छी तरह समझ लेना। पास्ट की क्षमता योग्यता दिखानी हो तो कुड का प्रयोग होगा। पास्ट की मैंने आपको बताया कि एबिलिटी या कैपेसिटी के लिए कैन या कुड का मेन प्रयोग होता है। अगर प्रेजेंट की एबिलिटी या कैपेसिटी हो तो कैन का प्रयोग करेंगे, अगर पास्ट की एबिलिटी या कैपेसिटी हो तो कुड का प्रयोग करेंगे। पास्ट की पता करने के लिए हमारे को उसमें जो हमारा फिलिंग द ब्लैंक सेंटेंस दिया होगा उसमें बिल्कुल क्लियर ये इंडिकेशन संकेत मिलेगा कि भाई क्या है ये वाक्य पास्ट का। जैसे व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था, पास्ट की बात है। तो लिफ्ट 100 kg ऑफ वेट, उठा सकता था 100 किलो वेट, तो जवानी की बात है, अब नहीं। तो ये पास्ट की बात होगी। और किसकी बात होगी, कैपेसिटी की बात होगी, फिजिकल कैपेसिटी की बात होगी, तो क्या आ जाएगा, कुड आ जाएगा। सेकंड क्या है, माय लेट ग्रैंडफादर, मेरे भूतपूर्व पिताजी या मेरे जो पास्ट हो चुके हैं, सॉरी दादाजी। माय लेट ग्रैंडफादर, जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेट ग्रैंडफादर, इसका मतलब पास्ट की बात है। नॉट रीड विदाउट स्पेक्टेकल्स, वो बगैर चश्मों के नहीं पढ़ सकते थे, तो ये भी उनकी कैपेसिटी की बात है कि नहीं पढ़ सकते थे मेरे लेट दादाजी। लेट मतलब अब नहीं है दादाजी, फिलहाल नहीं है, तो भी पास्ट की बात है, तो क्या आ जाएगा, कुड आ जाएगा। तो बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, प्रेजेंट की कैपेसिटी या एबिलिटी हो तो कैन का प्रयोग, पास्ट की कैपेसिटी या एबिलिटी हो तो कुड का प्रयोग। एक तरफ दैट से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म आए तो दूसरी तरफ हमेशा क्या लगेगा, कुड लगेगा। मैं दोबारा बता रहा हूँ, एक तरफ सेंटेंस के अंदर दैट दिया हो और दैट से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो दूसरी तरफ हमेशा किसका प्रयोग होगा, कुड का प्रयोग। तो ये कैन या कुड के आपके छोटे से सिंपल से प्रयोग थे। अब शुड का प्रयोग, ought to का प्रयोग, मस्ट का प्रयोग, ये तीनों एक ही सेंस में आएंगे। किस सेंस में आएंगे, चाहिए की सेंस में आएंगे। कौन कौन से हैं ये, चाहिए की सेंस में किस मॉडल का आप यूज़ कर सकते हैं, चाहिए वाले वाक्यों में शुड का, ought to का, मस्ट का, शुड का, ought to का और मस्ट का। चाहिए वाले वाक्यों में अब कहाँ शुड का प्रयोग करना है, कहाँ ought to का प्रयोग करना है, कहाँ मस्ट का प्रयोग करना है, ये हम समझेंगे। तो इसको समझने के लिए ये चीज़ आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। ये बात क्या बात है, क्या कह रहा है
कि शुड का प्रयोग हमेशा वही होगा जब सामाजिक दायित्व या नैतिकता की बात हो। शुड आपको करना चाहिए, समाज में उस चीज़ को अच्छा माना जाता है, आपको वो बात करनी ही करनी चाहिए। नहीं करोगे कोई आपको कानून सज़ा नहीं देगा, पर सामाजिक तौर पर आपकी जो एक साख है उसको दिक्कत हो सकती है। तो सामाजिक तौर पे हमें ये काम करना चाहिए, तो जो सामाजिक तौर पर काम करना चाहिए उसके लिए शुड का प्रयोग करेंगे। ought to जिसका फ़र्क केवल आप पर पड़ता हो, अगर वो अब बात वो काम आप नहीं करोगे तो उसका डायरेक्ट फ़र्क आपको पड़ेगा, आपको करना चाहिए। नहीं करोगे तो समाज को कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ से, नहीं करोगे तो, पर आपको खुद पर्सनली दिक्कत हो जाएगी। तो उसके लिए किसका प्रयोग करोगे? ऐसे वाक्यों के लिए ऐसे चाहिए हमें किसका प्रयोग करोगे? ought to का। मस्ट जब ला हो, कानूनी बाध्यता हो, कानूनी दायित्व हो, कोई काम करना आपको चाहिए जिसमें कानून की बात चल रही है, अगर आप नहीं करोगे तो कानून आपको सज़ा दे सकता है, आपको जुर्माना लग सकता है, वो काम आपको करना चाहिए। बाध्यता है उसमें किसकी? कानून की, तो उसमें मस्ट। या कोई बहुत मजबूरी की बात हो, बहुत मजबूरी है, घर जल रहा है आपको, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको आग बुझानी चाहिए, तो वो मजबूरी आ गई, बहुत ज़रूरी है वहाँ काम। तो मजबूरी की बात हो या ला की बात हो, लाफुल ऑब्लिगेशन हो, दायित्व की बात हो, दायित्व माने ऑब्लिगेशन, तो वहाँ किसका प्रयोग होगा? मस्ट का। शुड सामाजिक तौर पर, ought पर्सनल तौर पर, मस्ट बहुत ज़्यादा मजबूरी है या लाफुल ऑब्लिगेशन है, कानूनी दायित्व है, तो किसका प्रयोग करोगे? मस्ट का। तो इसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो आपको क्या बताया, जैसे वी, जैसे हम ये पहला सेंटेंस देखते हैं, पहला एग्जाम्पल देखते हैं कि वी डैश, ये आपको ब्लैंक मिलेगा, ये आपको खाली मिलेगा। वी डैश स्पीक ट्रुथ, तो यहाँ से आपको देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि वी मैंने हमें, स्पीक मैंने बोलना, ट्रुथ मैंने सच्चाई, कि हमें सच्चाई बोलनी चाहिए, कि हमें सच्चाई बोलनी चाहिए। तो सच्चाई बोलनी चाहिए, इसका मतलब क्या है? ये सामाजिक बात है, सच्चाई बोलनी चाहिए। समाज आपसे उपेक्षा करता है, सामाजिक तौर पर आपकी एक छवि तभी बनेगी जब आपको ये लगे कि बड़ा सच्चा आदमी है, तो ये सामाजिक बात है। तो यहाँ क्या लगा दोगे आप? शुड लगा दोगे। क्या लगा दोगे? शुड। तो नैतिकता की बात आ गई, सामाजिकता की बात आ गई, तो क्या आ गया? शुड। शुड का प्रयोग एक सबसे पहले स्टार्टिंग में मैंने बताया कि लीस्ट हो अगर वाक्य में तो हमेशा क्या आएगा? शुड ही आएगा। सेकंड वाक्य देखो, यू डैश वर्क हार्ड फॉर यूर सक्सेस, कि आपको कठोर परिश्रम सक्सेस के लिए करना चाहिए, कि आपको अगर सक्सेस प्राप्त करनी है, सफलता प्राप्त करनी है, तो कठोर परिश्रम करना चाहिए। आप करोगे कठोर परिश्रम तो इसका इनाम आपको ही मिलेगा, समाज को क्या फ़र्क पड़ेगा इस चीज़ से? ना कोई कानूनी बाध्यता इसमें, पर आपका अपलिफ्टमेंट ज़रूर होगी, इसमें आपका भला ज़रूर होगा। तो ये पर्सनल बात है, ये चाहिए वाला वाक्य है, ये पर्सनल ऑब्लिगेशन है। तो इसके लिए किसका प्रयोग हो गया? ought to का। सामाजिक है तो शुड, पर्सनल है तो ought to का। वी डैश ओबे द लॉ, सीधी सी बात है कि हमें कानून के नियमों का, ओबे मतलब पालन करना, ला मैंने कानून, हमें कानून का ओबे करना चाहिए। अगर नहीं करोगे तो कानून क्या देगा? सज़ा। ट्रैफिक लाइट से आप अपनी गाड़ी को क्रॉस करोगे तो आप, अगर रेड है आपकी ट्रैफिक लाइट, तो आपने गाड़ी क्रॉस कर दी तो आपको जुर्माना होगा ही होगा, तो आपको ट्रैफिक लाइट पर रुकना चाहिए। तो वो कौन सा दायित्व हो गया? लॉफुल ऑब्लिगेशन हो गया। दायित्व माने ऑब्लिगेशन, वो लॉफुल ऑब्लिगेशन आपका हो गया। तो वहाँ किसका प्रयोग हो गया? मस्ट का। वी डैश फाइट टू डेथ, हमें मरने से बचने के लिए या मृत्यु तक लड़ते रहना चाहिए, हमें मृत्यु तक लड़ते रहना चाहिए अपने आप को सरवाइव करने के लिए। तो नहीं करोगे तो भाई मर जाओगे। तो ये क्या आ गई? आपकी मजबूरी। आपके घर में आग लगी हुई है, मैंने एग्जाम्पल दिया था कि आपको घर में आग लगी है तो आपको क्या करना है? आग को बुझाना चाहिए, घर ख़त्म हो जाएगा। तो वो आग को बुझाने वाला वाक्य अगर कोई हो तो मजबूरी वाला वाक्य हो गया, तो वहाँ क्या आएगा? मस्ट आएगा। तो ये बात दिमाग में रखनी है आपको। सामाजिक दायित्व है तो शुड, पर्सनल दायित्व है तो ought to,
लॉफुल दायित्व है, लॉफुल ऑब्लिगेशन है, कानूनी बाध्यता है या बहुत ज़्यादा मजबूरी है तो मस्ट आएगा। तो शुड सामाजिक या नैतिकता के लिए, ought to पर्सनल बात के लिए, पर्सनल दायित्व के लिए, और मस्ट आपका ला या मजबूरी के लिए। तो ये आपको अच्छी तरह से समझ लेना है। तो यहाँ हमने 3 प्रयोग देख लिए, किस किस के, शुड के, ought to के और मस्ट के। और एग्जाम्पल जैसे इसके दिए हुए हैं, ला के ये है, वी मस्ट ड्राइव टू आवर लेफ्ट, यू ought टू हैव गुड मैनर्स, कि आपको अच्छे मैनर्स आने चाहिए। तो ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब मे माइट का प्रयोग, मे माइट का प्रयोग, अब देखो, एक तो बिल्कुल टू द पॉइंट बात, जैसे मैंने लिस्ट वाला बताया और भी बहुत सारे आपको बताए, टू द पॉइंट कि अगर ये हो तो ये आएगा ही आएगा। क्या मे और माइट में क्या आएगा कि सो दैट के बाद मे का प्रयोग पर्पस बताता है। सो दैट के प्रयोग आप लगभग, अगर पर्पस वाला वाक्य है, उद्देश्य वाला वाक्य है, इसमें किसी उद्देश्य की पर्पस वाली बात हो रही हो और सो दैट हो और उसके बाद खालिस्तान हो तो मे का प्रयोग होगा। लेकिन जब पास्ट के पर्पस की हो तो किसका प्रयोग होगा, माइट का। तो इसका मतलब पर्पस बताने वाले वाक्यों में, पर्पस यानी उद्देश्य बताने वाले वाक्यों में अगर एक तरफ सो दैट है तो पर्पस बताने वाला वाक्य है, एक तरफ सो दैट है और प्रेजेंट की बात है तो मे का प्रयोग होगा। पर्पस वाला वाक्य है, एक तरफ सो दैट हो पर पास्ट की बात हो तो माइट का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल में क्या बता रखा है, देखो दिमाग में रखना है कि वाक्य किसका होना चाहिए, पर्पस बताने वाला, उद्देश्य है उस वाक्य में, सो दैट हो उस वाक्य में, प्रेजेंट का है तो मे आ जाएगा, पास्ट का है तो माइट आ जाएगा। पर्पस, सो दैट, प्रेजेंट और पास्ट, मे या माइट, दिमाग में रखना है। जैसे वी ईट सो दैट वी डैश लिव, हम खाते इसलिए हैं ताकि हम क्या रह सकें, जिंदा रह सके। तो पर्पस है, जिंदा रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। तो प्रेजेंट की बात है, ईट, सो दैट आ गया, प्रेजेंट की बात है तो क्या आ गया, मे आ गया। ही वर्क्स हार्ड, वो कठोर परिश्रम करता है, सो दैट आ गया, वर्क्स हार्ड ही मे पास। तो पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, पास होने का उद्देश्य है। क्या है, अगर वह कठोर परिश्रम करता ही इसलिए है ताकि वो पास हो सके तो पर्पस वाला वाक्य है। उसका उद्देश्य क्या है, पास होना। क्या कर रहा है उसके लिए, वर्क हार्ड कर रहा है। तो पर्पस वाला वाक्य है, सो दैट आ गया, प्रेजेंट में है तो मे आ गया। ही वर्कड हार्ड सो दैट वी माइट पास, उसने कठोर परिश्रम किया, वर्कड हार्ड, पास्ट की बात आ गई, सो दैट आ गया। पर्पस क्या है, उसने हमारे को पास कराने के लिए वर्क हार्ड किया, उसने हमारे को पास कराने के लिए वर्क हार्ड किया, कठोर परिश्रम किया। ही वर्क हार्ड सो दैट वी माइट पास, उसने कठोर परिश्रम किया। तो ये पास्ट का हो गया, क्या हो गया, ये पास्ट का हो गया। ही वर्कड हार्ड सो दैट वी माइट पास, पास्ट की बात हो गई। पर्पस क्या हो गया कि उसने कठोर परिश्रम किया हमारे को पास कराने के लिए, सेकंड फॉर्म आ गई, पास्ट का बता गया। सो दैट आ गया तो क्या आ गया, माइट आ गया। तो ये बात आपको दिमाग में रखनी है। दे डाइड सो दैट वी माइट लिव, वो मर गए ताकि हम जिंदा रहें, वो हमारे को जिंदा रखने के लिए। जैसे हमारे फ्रीडम फाइटर्स की हम बात करते हैं, दे डाइड सो दैट वी माइट लिव, कि हमारे को जिंदा रखने के लिए वो मर गए। तो उनका उद्देश्य क्या था मरने का, हमारे को, ताकि हम जिंदा रहें। तो उद्देश्य वाला वाक्य हो गया। डाइड वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई तो पास्ट का वाक्य हो गया, उद्देश्य प्लस पास्ट माइट। तो उद्देश्य वाला वाक्य हो, प्रेजेंट में हो, सो दैट आ जाए, उद्देश्य हो, सो दैट हो तो मे और माइट का प्रयोग होगा। उद्देश्य हो, सो दैट हो, प्रेजेंट का हो तो मे, उद्देश्य हो, सो दैट हो, पास्ट का हो तो माइट। तो मे माइट का एक ये प्रयोग हो गया। ज़्यादा संभावना के लिए हम मे का, एक संभावना के लिए भी मे और माइट का प्रयोग करेंगे। वो उद्देश्य वाला वाक्य था सो दैट के साथ। अब क्या आ गया, ज़्यादा संभावना के लिए मे का प्रयोग, कम संभावना के लिए, थोड़ी बहुत कम पॉसिबिलिटी है, माइट का प्रयोग। तो मे और माइट का प्रयोग एक ये किसके लिए आ गया, संभावना के लिए। ज़्यादा हो, ज़्यादा संभावना हो तो मे का,
कम संभावना हो तो माइट का। एग्जाम्पल, इट मे रेन टुडे, भाई बादल छाए हुए हैं, बहुत बादल छाए हुए हैं, तो इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, ज़्यादा संभावना है। यू मे पास दिस एग्ज़ाम, आप इंटेलिजेंट हो, आप इस एग्ज़ाम को पास कर सकते हो, ज़्यादा संभावना। ही मे कम एनी टाइम, वो किसी भी समय आ सकता है, ज़्यादा संभावना। द प्लेन मे लैंड एनी टाइम, अनाउंसमेंट हो गई है, प्लेन किसी भी टाइम लैंड कर सकता है, नीचे उतर सकता है। अब देखो, ये तो ज़्यादा संभावना वाले वाक्य थे। दो देयर इज़ नो क्लाउड इन द स्काई, हालांकि दो देयर इज़ नो क्लाउड इन द स्काई, हालांकि आसमान में कोई बादल नहीं है, इट माइट रेन, भविष्यवाणी कर रखी है, प्रिडिक्शन कर रखी है, किसने कर रखी है? फोरकास्ट डिपार्टमेंट ने, वेदर डिपार्टमेंट ने, भाई आज बारिश हो सकती है। तो हालांकि आकाश में कोई बादल नहीं है, दो देयर इज़ नो क्लाउड इन द स्काई, बहुत कम संभावना है, परंतु प्रिडिक्शन है वेदर डिपार्टमेंट की, फोरकास्ट डिपार्टमेंट की, तो इट माइट रेन, बारिश हो सकती है, कम संभावना है। कम संभावना किससे पता चला? बादल तो भाई कोई है नहीं, फिर भी बारिश हो सकती है। ही माइट बी यूअर अंकल, लगता है, ही माइट बी यूअर अंकल, कम संभावना, दूर से कोई आ रहा है, आपने देखा, अरे वो तो तेरे अंकल जैसा दिखता है, हो सकता है तेरा अंकल, नज़दीक से पता चलेगा वो तो जब देखेंगे अंकल है या नहीं है, हो सकता है, कम संभावना है, तो माइट का प्रयोग। तो ज़्यादा संभावना के लिए मे का प्रयोग, कम संभावना के लिए माइट का प्रयोग। तो ये आ गया एक प्रयोग। और मे और माइट का प्रयोग कहाँ होगा? परमिशन या विश के लिए। परमिशन या विश, आप किसी के लिए अच्छी कामना करते हो, उसके लिए आप कोई परमिशन लेते हो, उसके लिए मे और माइट का प्रयोग होते हैं। आप सीधी सी बात है, परमिशन या विश प्रेजेंट की हो तो मे का प्रयोग, पास्ट की हो तो माइट का प्रयोग। बहुत एक कॉमन सा एग्जांपल है इसके लिए, क्या मैं दोबारा से समझ लो। परमिशन या विश, विश का मतलब प्रे वाली विश होना चाहिए, आप उसके लिए अच्छी कामना कर रहे हो, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दे, भगवान आपका भला करे। या मे आई कम इन सर, आप बच्चे हो, आप अपनी कक्षा में अंदर आते हो तो आप पूछते हो टीचर से कि मे आई कम इन सर, तो परमिशन के लिए या मे गॉड ब्लेस यू विश के लिए आप किसका प्रयोग करोगे? मे का प्रयोग। परंतु जब वही परमिशन या विश पास्ट की घटना के लिए हो तो माइट का प्रयोग। एग्जाम्पल से समझते हैं, ये एग्जाम्पल हम आपको बार बार हम देते ही हैं, ये आपका तो रोज़ का, ये तो यूज्ड एग्जाम्पल है आपका। मे आई कम इन सर, परमिशन हो गया। यस यू मे, मैंने आपको परमिशन दे दी, ठीक है आ जाओ। द स्टूडेंट आस्क्ड द टीचर, आस्क्ड द टीचर, पूछा, मतलब पास्ट में पूछ लिया ये। इफ़ दे माइट कम इन, कि क्या वो अंदर आ सकते थे, तो आस्क्ड से आपको पता चल गया कि ये सेकंड फॉर्म है, पास्ट की बात है, तो आपने क्या लगा दिया? माइट लगा दिया, परमिशन की बात थी। मे गॉड गिव यू स्ट्रेंथ, भगवान करे आपको, भगवान करे आप, मे गॉड गिव यू स्ट्रेंथ, भगवान आपको बहुत ताकत दे, तो ये विश प्रे वाली कामना हो गई। तो मे और माइट का प्रयोग परमिशन या विश के लिए। विश भी क्या है? इच्छा, ऐसे नहीं कि मैं एक राजा बन जाऊं, मैं ये बन जाऊं, नहीं नहीं नहीं। विश किसके लिए है? प्रे वाली विश, आप किसी के लिए भगवान से प्रे कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उसके लिए अच्छी कामना के लिए मे और माइट का प्रयोग होगा। प्रेजेंट की है तो मे, पास्ट की है तो माइट। तो ये हो गया परमिशन और प्रे, मे और माइट का प्रयोग। तो ये थे आपके मेन मे और माइट के प्रयोग। अब एक बड़ा सिंपल सा प्रयोग होता है यूज टू और वुड का। वुड के प्रयोग मैंने ऊपर भी बहुत बताए हैं, पर ये यूज टू के साथ हम करते हैं इसका प्रयोग, इसलिए यहाँ इसको अलग से इसका प्रयोग वहाँ ना बता के यहाँ बताया गया। यूज टू और वुड का प्रयोग। यूज्ड टू तथा वुड का प्रयोग पास्ट की हैबिट दिखाने के लिए होता है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको एक वाक्य बोला था, बिल्कुल स्टार्टिंग में जब हमने मॉडल्स की स्टार्ट की थी आज के वीडियो में, कि गांधी जी यूज्ड टू स्पिन यार्न। तो गांधी जी चरखा काता करते थे, गांधी जी अब तो है नहीं, तो उनकी हैबिट के बारे में बात कर रहे हैं, पास्ट की घटना की बात कर रहे हैं। गांधी जी यूज टू स्पिन यार्न, गांधी जी चरखा काता करते थे। अब वर्तमान की बात नहीं है, तो पास्ट की हैबिट दिखाने के लिए यूज टू और वुड का भी प्रयोग होता है। यूज टू और वुड का भी प्रयोग होता है, तो इस चीज़ को अच्छी तरह समझें। ये दोबारा से फिर वही वाक्य आ गया जो मैंने आपको बताया था, पास्ट की हैबिट है, पास्ट की घटना की हैबिट है। गांधी जी यूज टू स्पिन यार्न, तो गांधी जी यूज टू भी लगा सकते हैं,
गांधी जी वुड भी लगा सकते हैं। ही यूज़ टू पे अस ए विजिट नाउ एंड देन, वो हमारे घर आया जाया करता था, ये अब नहीं आता, पता नहीं क्या हो गया। ही यूज़ टू पे अस ए विजिट नाउ एंड देन, वो कि अब हमारे घर में आता जाता रहता था पास्ट में, अब नहीं। तो इसके लिए यूज़ टू, तो आपको ये देखना है कि कोई हैबिट अगर दिखाने वाला वाक्य है पास्ट की, तो आप इसमें किसका प्रयोग करोगे, मॉडल का, किस मॉडल का यूज़ करोगे आप, यूज्ड टू या वुड का। और एग्जांपल देख लेते हैं और समझ लेते हैं। शी यूज नॉट टू टेल लाइज इन हर कॉलेज डे, कि कॉलेज के दिनों में तो वो झूठ नहीं बोला करता था, अब बड़ा झूठ बोलता है। शी यूज नॉट टू टेल लाइज इन हर कॉलेज डे, इन हर बोला करती थी कि वो अपने कॉलेज के दिनों में तो झूठ नहीं बोलती थी, पर अब तो बहुत झूठ बोलती है। तो शी यूज्ड नॉट टू आ गया, वुड नॉट टू भी आ सकता है। यूज्ड ही टू ड्रिंक व्हेन ही वाज यंग, कि जब वो जवान था तब बड़ी शराब पीता था, अब तो छुड़वा दिया, उसकी घरवाली ने छुड़ाया, उसके बच्चों ने छुड़ाया, कोई भी दिक्कत हो। पर पास्ट की घटना क्या इससे पता चल रहा है, व्हेन ही वाज यंग, कि जब वो जवान था। यूज्ड ही टू ड्रिंक, कि वो ड्रिंक करता था जब वो जवान था। तो पास्ट की आदत के बारे में अगर कोई जिक्र हो तो आप किसका प्रयोग करोगे, यूज्ड टू और वुड का। अब आगे नीड का प्रयोग। नीड का प्रयोग ये भी इम्पोर्टेंट है कि नीड का प्रयोग किस लिए होता है। नीड का प्रयोग होता है आवश्यक या ज़रूरी, मॉडल या वर्ब दोनों के तौर पर यूज़ होता है। जब मॉडल के रूप में होता है तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ये दिमाग में रखना है कि नीड को आप एज ए मॉडल के तौर पर और एज ए मेन वर्ब दोनों के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, तथा अगर आप मॉडल के तौर पर यूज़ करते हैं तो ज़्यादातर आम तौर पर 99% वो क्या होता है, वाक्य या तो नेगेटिव होगा या इंटेरोगेटिव होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, नीड का प्रयोग ज़्यादातर आप मॉडल में नेगेटिव या इंटेरोगेटिव के रूप में करेंगे यूज़, और उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। ये तो हमने ऊपर भी बताया है कि ज़्यादातर मॉडल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो मॉडल के तौर पर भी यूज़ होता है नीड का, और वर्ब के तौर पर भी। अगर केवल वर्ब के तौर पर यूज़ होगा तो ज़रूरी नहीं उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगे, और ज़रूरी नहीं कि वो नेगेटिव हो या इंटेरोगेटिव हो, पर ज़्यादातर अगर मॉडल है तो उसके बाद नीड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और ज़्यादातर वो नेगेटिव या इंटेरोगेटिव ही होगा। तो हम इसको समझेंगे। जैसे ये एक हमारा वाक्य है, यू नीड नॉट वरी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वरी फर्स्ट फॉर्म आ गई, यू नीड नॉट वरी। नीड यू गो देयर, क्या आपको वहाँ जाने की ज़रूरत है, इंटेरोगेटिव वाक्य आ गया, गो फर्स्ट फॉर्म आ गई। आई नीड नॉट गो देयर, मेरे को वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, नेगेटिव वाक्य आ गया, गो फर्स्ट फॉर्म आ गई। तो नीड का प्रयोग हो गया। एज ए वर्ब, वर्ब के तौर पर, यूअर शर्ट्स नीड्स वॉशिंग, तो नीड का क्या बन गया, नीड्स। जैसे ऊपर आपको क्या बताया था कि मॉडल पर कभी भी सब्जेक्ट का, चाहे वो किसी भी नंबर में हो या कोई भी पर्सन हो, उस पर प्रभाव नहीं पड़ता मॉडल पर यहाँ देखो, यहाँ नीड का क्या बन गया, नीड्स बन गया। यहाँ नीड का क्या बन गया, नीड्स, क्योंकि ये एज ए वर्ब यूज़ हो रहा है। यहाँ ये मॉडल नहीं है, यहाँ ये एज ए वर्ब है नीड, तो नीड का क्या बन गया, नीड्स। जबकि अगर वो मॉडल होगा तो मॉडल पर सब्जेक्ट के, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो, प्लूरल सब्जेक्ट हो, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पर यहाँ पड़ गया तो इसका मतलब ये क्या है, वर्ब है, ये मॉडल नहीं है। यूअर शर्ट नीड्स वाशिंग, आपकी शर्ट को वॉशिंग की ज़रूरत है। तो जैसे मैंने ऊपर बताया, नीड का प्रयोग एज ए वर्ब भी होता है, नीड का प्रयोग एज ए मॉडल भी होता है। मॉडल के तौर पर यूज़ करोगे तो नीड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और हमेशा नीड, ज़्यादातर नीड या तो नेगेटिव सेंस में आएगा यूज़, या नीड इंटेरोगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या, नीड के साथ नोट लगेगा। इंटेरोगेटिव का मतलब क्या है, क्वेश्चन वाला वाक्य होगा। तो ये नीड का प्रयोग हो गया। अब डेयर का प्रयोग, डेयर का मतलब होता ही है हिम्मत। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, हाउ डेयर यू टॉक टू मी लाइक दिस, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे साथ ऐसे बात करने के लिए। तो डेयर का प्रयोग हौसला या साहस या डिटर्मिनेशन दिखाने वाले वाक्य में होगा, और ये भी अगर मॉडल के रूप में यूज़ करोगे तो नेगेटिव या इंटेरोगेटिव वाक्यों में ही इसका प्रयोग होता है, डेयर का प्रयोग। तो एग्जाम्पल समझते हैं। ही डेयर नॉट फेस हिज एनिमी, कि ही डेयर नॉट डेयर आ गया, नोट आ गया, कि उसको अपनी एनिमी, दुश्मनों का सामना करने की उसके अंदर ताकत नहीं है। ही डेयर नॉट डेयर ही फेस हिज एनिमी, क्या उसमें अपने दुश्मनों का ताकत करने की
का हिम्मत है, सामर्थ्य है, तो ये क्या आ गया, ये नोट आ गया, ये क्या आ गया, क्वेश्चन वाला वाक्य आ गया। ही डेयर नोट कॉलर अगेन, उसको दोबारा वो बात करने की, उसको दोबारा फ़ोन करने की हिम्मत नहीं करेगा वो। तो डेयर क्या आ गया, हिम्मत वाला वाक्य हो, साहस वाला वाक्य हो, डिटर्मिनेशन वाला वाक्य हो, और क्या हो, इंटेरोगेटिव हो या नेगेटिव हो, साहस वाला वाक्य हो, हिम्मत वाला वाक्य हो, डिटर्मिनेशन वाला वाक्य हो, नेगेटिव हो, इंटेरोगेटिव हो, तो उसमें क्या लगेगा, हमेशा डेयर लगेगा। क्या लगेगा उसमें, हमेशा डेयर लगेगा। तो ये हो गया। और लास्ट आज का प्रयोग है हमारा विल शैल का। विल शैल का ये सिंपल सी बात है। विल शैल जैसे हम इसमें टेंस में यूज़ करते हैं, ऐसे ही इसमें भी यूज़ करेंगे। फ्यूचर दिखाने वाले सेंटेंस में जिसमें नेक्स्ट, टुमारो ये वर्ड आए तो आई वी के साथ शैल और अदर सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, विल आएगा। जैसे सिंपल हम टेंस में यूज़ करते हैं कि फ्यूचर वाले वाक्य हों जिसमें क्या हो, नेक्स्ट हो, टुमारो हो, तो आई वी के साथ हमारा सब्जेक्ट हो तो आई वी के साथ हमारा शैल आएगा और दूसरे के साथ विल आएगा। पर इसमें एक्सेप्शन है, वो आगे हम समझेंगे। जैसे ये सिंपल से वाक्य हैं हमारे, जैसे हम टेंस में यूज़ करते हैं विल शैल का, आई के साथ क्या आ गया, शैल आ गया, फ्यूचर की बात है, टुमारो। ही विल ज्वाइन अस लेट, कि वो हमारे को कल मिलेगा या बाद में हमारे को मिलेगा। तो ज्वाइन अस लेट ये फ्यूचर की बात होगी, विल आ गया, ही के साथ क्या आ गया, विल, आई के साथ क्या आ गया, शैल, दे के साथ क्या आ गया, विल। दे विल पे देयर फी नेक्स्ट मंडे, अगले मंडे अपनी फीस भर देंगे। तो फ्यूचर की बात आ गई तो विल आ गया। तो ये तो सिंपल जो टेंस में हम विल शैल का प्रयोग करते हैं, ऐसे ही मॉडल में भी हम विल शैल का प्रयोग करेंगे। पर एक्सेप्शन है, अपवाद हैं। वो क्या है, वो ये हैं, परंतु यदि वाक्य में डिटर्मिनेशन हो, प्रॉमिस हो, थ्रेट हो। फ्यूचर का वाक्य हो, क्या वाक्य हो, फ्यूचर का वाक्य हो, उसमें डिटर्मिनेशन आ गई, प्रॉमिस आ गया, थ्रेट आ गई। ऊपर मैंने डिटर्मिनेशन के वाक्य में क्या लगाया था, अभी पीछे नीड लगाया था, डेयर लगाया था डिटर्मिनेशन वाले वाक्य में, पर वो फ्यूचर का वाक्य नहीं था। पर अगर डिटर्मिनेशन वाला वाक्य हो, प्रॉमिस वाला वाक्य हो, थ्रेट वाला वाक्य हो, डीपीटी रूल कहते हैं, डी से डिटर्मिनेशन, पी से प्रॉमिस, टी से थ्रेट। तो डीपीटी वाला वाक्य हो, डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, थ्रेट वाला वाक्य हो, फ्यूचर वाला वाक्य हो, तो उलट जाएगा। सिंपल हम टेंस में क्या यूज़ करते हैं, आई वी के साथ शैल और अदर सब्जेक्ट के साथ क्या यूज़ करते हैं, विल। पर अगर डीपीटी वाला वाक्य हो, फ्यूचर का वाक्य हो, तो उलट जाएगा। आई वी के साथ यहाँ विल आएगा और बाकी सभी के साथ क्या आएगा, शैल। बहुत ध्यान रखने वाली बात है ये। क्या, सिंपल वाक्य में फ्यूचर टेंस में हम क्या लगाते हैं, आई और वी के साथ क्या लगाते हैं, शैल, और अदर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं हम, विल। केवल आई और वी के साथ हम क्या लगाएंगे, शैल। पर अगर वाक्य डीपीटी रूल में हो, फ्यूचर का वाक्य हो, डीपीटी रूल में आ जाए, डीपीटी मतलब डिटर्मिनेशन हो, प्रॉमिस हो, थ्रेट हो, डिटर्मिनेशन साहस का वाक्य हो, वायदे का वाक्य हो, धमकी का वाक्य हो, तो उल्टा हो जाएगा, आई वी के साथ आएगा विल और अदर के साथ क्या आएगा, शैल। इसको हम समझते हैं। तो डिटर्मिनेशन वाले वाक्य में क्या आएगा, क्या बताया, देखो, डिटर्मिनेशन हो, डी, प्रॉमिस हो, पी, थ्रेट हो, टी। तो इसमें ऐसे वाक्यों में ये भी आपको इंडिकेशन दिए मिलेंगे, ये होंगे या हो सकते हैं, सर्टनली बाय हुक और बाय क्रुक, किसी भी तरीके से, टू द डूम्सडे, क़यामत तक, बी वट में, चाहे कुछ भी हो जाए, ये आएंगे। तो उल्टा लगेगा डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस। डिटर्मिनेशन है भाई, किसी भी तरीके से मैंने ये काम तो करना है, टू द डूम्सडे, क़यामत तक मैं आपका साथ निभाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैंने ये काम करना ही करना है, डिटर्मिनेशन आ गया। ठीक है, थ्रेट भी आ गया, चाहे कुछ भी हो भाई, मारो, तोड़ो, पीटो, कुछ भी करो, सर्टनली बाय हुक और बाय क्रुक, धमकी दो, कुछ करो, इसको, मकान को खाली कराओ। तो ये सारे वाक्य क्या आएंगे, डीपीटी रूल वाले, फ्यूचर सेंटेंस वाले, फ्यूचर टेंस वाले वाक्य। आई वी के साथ क्या आएगा, विल, अदर के साथ क्या आएगा, शैल। तो इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। आई विल क्लियर माई डेब्ट बाय हुक और बाय क्रुक। ये आप इच्छा जता रहे हो, ये प्रॉमिस कर रहे हो, किसी को वायदा कर रहे हो कि आई विल क्लियर माई डेब्ट। डेब्ट का मतलब उधार, मैं अपनी उधार को चुका दूंगा, बाय हुक और बाय क्रुक। बाय हुक और बाय क्रुक आ गया तो आई के साथ क्या आएगा, विल आएगा।
आमतौर पे आई के साथ क्या आता है, शैल, चुका दूंगा, फ्यूचर वाला वाक्य है। ही शैल ज्वाइन आवर पार्टी डेफिनेटली, उसने वायदा किया था भाई कि वो हमारी पार्टी में ज़रूर आएगा, वायदा है ये, पी प्रोमिस है, तो ही के साथ क्या आ गया, शैल आ गया। अदरवाइज ही के साथ क्या आएगा, विल आता है, पर यहाँ क्या आया, शैल, क्योंकि उसने वायदा किया था। डेफिनेटली से पता चला कि उसका पक्का वायदा है, प्रोमिस है, तो इसमें क्या आ गया, शैल, ही के साथ शैल आया। अदरवाइज ही के साथ क्या आएगा, विल, फ्यूचर में। आई विल बी विद यू टू द डूम्सडे, आई के साथ वैसे तो क्या आता है, शैल, मैं आपके साथ, मैं वायदा करता हूँ कि आपके साथ डूम्सडे तक रहूँगा। डूम्सडे क़यामत के दिन तक रहूँगा, मतलब जब तक सांस है तब तक आपके साथ मैं रहूँगा। आई विल बी विद यू, तो आई के साथ वैसे तो क्या आता है, नॉर्मली शैल आता है, परंतु यहाँ क्या आ गया, विल आ गया। बी वट में, चाहे कुछ भी हो जाए, बी वट में, बी वट में चाहे कुछ भी हो जाए। आई विल नॉट डेजर्ट यू, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। आई विल नॉट डेजर्ट यू, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। तो आई के साथ वैसे तो क्या आता है, शैल आता है, परंतु ये क्या है, वायदे वाला, प्रॉमिस वाला वाक्य आ गया, तो इसमें क्या आ गया, विल आ गया। तो बेटा विल शैल का प्रयोग हो गया। ये आज आपको मेन मॉडल्स के बारे में मैंने बहुत अच्छी तरह, बहुत तसल्ली से समझाया है। अगर आप इस वीडियो को, मेरी कही हुई बातों को, मेरी एक्सप्लेनेशन को ढंग से, ध्यान से, मेरे एग्जाम्पल को समझोगे, करोगे, तो कोई ऐसा मतलब ही नहीं है कि आपके एग्ज़ाम में मॉडल्स के अंदर मार्क्स ना आए। तो बेटा थैंक यू वेरी मच। इसको ध्यान से देखना है, समझना है, पढ़ना है और अच्छी तरह से सीखना है। थैंक यू।